एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हम क्लास 10th का 4th चैप्टर देखेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। ये अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। ये कार्बन जो है वो 0.02% हमें मिलता है अर्थ की क्रस्ट में, और ये इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स हमें मिलता है। एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो उसका परसेंटेज होता है 0.03%। एंड नेक्स्ट है, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं अर्थ पे वो सब के सब बने हुए हैं कार्बन बेस से। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन। कार्बन की बात करें तो कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड में प्रेजेंट होता है। हाँ, जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 6 and 4। टू अटेन अ नोबल गैस कन्फर्मेशन इट कैन, इसे गेन कर गया तो ये गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को, बट इट वुड बी डिफ़िकल्ट, मगर उसको 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसके न्यूक्लियस को, टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो उसको होल्ड नहीं कर सकता। या तो दूसरा केस ये हो सकता है कि अपने लास्ट जो उसका ऑर्बिट है उससे 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, बट इसके लिए भी उसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी जिससे वो रिमूव कर सके 4 इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन ना ही वो, उसको दोनों में प्रॉब्लम है, ना ही वो किसी को गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को 4, ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है। इसलिए जो कार्बन होता है वो अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम। किसी दूसरे एटम के साथ वो शेयरिंग करके अपने आप को बैलेंस करता है। अगर हम अदर एलिमेंट्स की बात करें जो कार्बन के साथ शेयर हो सकते हैं, वो हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ऑल्सो शो शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो ये अदर एलिमेंट्स हैं ये भी शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन में H2O2 N2 इज शो बिलो। तो जो H2 होता है वो शेयर करता है अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को, उसी तरह ऑक्सीजन भी शेयर करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को आपस में हाइड्रोजन के। नेक्स्ट अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें 7, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए उसे शेयरिंग करनी पड़ती है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर जो उसके आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें 5 होते हैं। तो उसे अपने जो यहाँ पर जो अगर वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करता है तो उसको अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करना पड़ेगा। तो जो नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन बनाता है 2 नाइट्रोजन एटम का। यहाँ पर हम तीनों एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं जो नंबर ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो मे बी 1, 2 और 3 हो सकते हैं। जब भी कोई बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो उसको हमेशा कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। और जो हमेशा जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उससे जो बनने वाला मॉलिक्यूल है उसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज कंपैरेटिवली वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड के। जो कंपाउंड शेयरिंग से बनता है उसका वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड, इसलिए उनका जो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा लो होता है। ये जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिखाते हैं। नो चेंज पार्टिकल आर फॉर्म्ड, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बिल्कुल चेंज नहीं आता, इसलिए इनकी लो, बिल्कुल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम की बात करें तो जो कार्बन होता है उसकी 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एनेबल कार्बन टू फॉर्म एनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। जो एटम जो कार्बन है वो लॉन्ग चेंज बना सकता है, बहुत लंबी चेन भी बना सकता है। उसकी प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन की, टेट्रावैलेंसी की। कार्बन की 2 प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर हम कैटेनेशन की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। जब कार्बन अपने ही दूसरे
दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयरिंग करता है तो उसको कैटिनेशन कहते हैं। लाइक कार्बन सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद हाइड्रोजन अप टू 7 और 8 एटम ऑफ सिलिकॉन। जो कार्बन और सिलिकॉन होते हैं वो अपने ही एटम से जुड़ के, मतलब एक दो सिलिकॉन ले लें या कार्बन ले लें, वो आपस में जुड़ के हाइड्रोजन के साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं। अप टू 7 to 8 वो एटम, जो अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन सिर्फ 7 से 8 एटम्स मिलके बन सकते हैं, और कार्बन की अनलिमिटेड है, कार्बन बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है। नेक्स्ट जो कार्बन की वो प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावैलेंसी। हैविंग अ वैलेंस ऑफ 4, इसमें वैलेंस 4 होता है। कार्बन एटम की बॉन्डिंग बना सकता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट्स के साथ। क्योंकि जो कार्बन एटम होता है उसका न्यूक्लियस स्मॉलर साइज का होता है, तो जो न्यूक्लियस है वो होल्ड कर सकता है शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली। जो कार्बन एटम आर वेरी स्टेबल इन जनरली, जो कार्बन होता है वो इस अगर ऐसे फॉर्म में मिलता है तो वो जनरली स्टेबल फॉर्म में होता है। उसी तरह कार्बन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। कार्बन अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बनाता है। अगर हम सैचुरेटेड की बात करें तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में, जिसको एल्केन्स कहते हैं, और ये लेस रिएक्टिव होता है। सेकंड वन, अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन एटम के बीच में, और इसको एल्कीन्स या अल्काइंस कहते हैं, और ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इस तरह हम देखेंगे जो एटम के जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो होते हैं एल्केन, एल्कीन और अल्काइन। तो जो एल्कीन होता है वो CnH2n+2, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। उसी तरह एल्कीन का होता है CnH2n, और जो एल्काइन होता है वो CnH2n-2 होता है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन कंपाउंड का, उसका डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा होगा जो कार्बन कार्बन है वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, साथ ही जो ये सिंगल कार्बन है ये अपने 3 जो इलेक्ट्रॉन है उसको शेयरिंग कर रहा है, और एक तरफ से ये कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। तो ये एक कार्बन कंपाउंड का डॉट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कार्बन कंपाउंड का अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, जिसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब कार्बन के 2 एटम आपस में शेयरिंग कर रहे हैं और एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन शेयर कर रहे हैं। तो एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का डॉट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक टेबल है जिसमें हम देखेंगे फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर हम कार्बन की बात करें तो सबसे पहले जो कार्बन है जिसमें एक कार्बन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं मीथेन, जिसमें जो मीथेन है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ शेयरिंग करता है। उसके बाद आता है ईथेन, जिसमें 2 कार्बन एटम होते हैं और ये शेयरिंग करते हैं 6 कार्बन एटम के साथ। नेक्स्ट होता है प्रोपेन, जो 3 कार्बन एटम मिलके 8 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करते हैं। फिर आता है ब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं और ये 10 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करता है। पेंटेन 5 कार्बन एटम हाइड्रोजन के 12 एटम्स के साथ शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर द हाइड्रोकार्बन कैन बी, जो हाइड्रोकार्बन की चेन बनती है वो इन 4 तरीके से बन सकती है। एक स्ट्रेन चेन बना सकता है, ब्रांच चेन बना सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है और साइक्लिक अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर भी बना सकता है। अगर हम स्ट्रक्चर आइसोमर की बात करें, जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं, जो कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जिसका आइडेंटिकल फॉर्मूला तो सेम होता है पर जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर आइसोमर ऑफ ब्यूटेन की बात करें तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पर, जिसमें हमें 4 कार्बन आइटम हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये एक स्ट्रेट चेन आइसोमर है। और नेक्स्ट वही सेम फॉर्मूला ब्रांच आइसोमर ब्यूटेन, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ब्रांच्ड है, मतलब इसका स्ट्रक्चर अलग है मगर जो इनका आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का सेम है, तो इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हेट्रो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। अगर हम हेट्रो एटम की बात करें, जब हाइड्रोजन और कार्बन की जो चेन होती है
जिसमें अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा एटम उसकी जगह ले लेता है अकॉर्डिंग विद देयर वैलेंसी, मतलब जितनी उसकी वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंग कोई हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा एटम उसमें ले लेता है हाइड्रोकार्बन चेन में, तो उसको ही हेटेरो एटम कहते हैं। तो जो भी वो हेटेरो एटम होता है एंड द ग्रुप जो कंटेन देयर इम्पैक्ट केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जिस कारण जो पूरा का पूरा कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन का वो एक नई उसमें केमिकल प्रॉपर्टी उसकी बन जाती है, उसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर हम कुछ हेटेरो एटम और फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। अगर हम हेटेरो एटम की बात करें जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोकार्बन चेन पे लगता है वो है क्लोरीन, ब्रोमीन या ऑक्सीजन। उसी तरह अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो जिसमें हेलो, क्लोरीन, ब्रोमीन होते हैं। फर्स्ट इसमें जो हेलो क्लोरीन ब्रोमीन होते हैं जिससे Cl2Br हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोकार्बन की चेन में आते हैं। अगर हम फर्स्ट कहें तो अल्कोहल रिप्लेस करके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH ग्रुप उसमें जुड़ जाता है। उसी तरह एल्डिहाइड H ग्रुप को रिप्लेस करके उसमें CHO डबल बॉन्ड O उसमें जुड़ जाता है तो एल्डिहाइड होता है। और तीसरा है कीटोन जिसमें CO ग्रुप जुड़ जाता है और कार्बोऑक्सिलिक एसिड में COH ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोकार्बन चेन में जुड़ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज़। अगर होमोलोगस सीरीज़ की बात करें तो ये एक सीरीज़ ऑफ कंपाउंड होता है जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप किसी भी सब्स्टिट्यूट के फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन में, मतलब जो सेम फंक्शनल ग्रुप हैं वो कंपाउंड में हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेस होते जाते हैं, उसी को होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। अगर हम इंस्टेंस की बात करें जैसे अल्कोहल हो गया CH3OH, C2H5OH, ये सब होमोलोगस सीरीज़ हैं। थर्ड जो है द सक्सेसिव नंबर डिफर बाय CH2 यूनिट एंड 14 यूनिट ऑफ मास। नेक्स्ट द केमिकल प्रॉपर्टी, जो किसी भी कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है इम्पार्टेड हो जाती है बाय द फंक्शनल ग्रुप से, और जबकि जितने भी उसके अदर मेंबर होते हैं उस कंपाउंड के उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती है, बट जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट रहती है। बट द मेंबर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, मगर जितने भी वो मेंबर्स उस कंपाउंड में हैं सबकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उसी तरह जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो वेरी करती है अमंग द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज़ में, क्योंकि जो डिफरेंस होता है उनके मॉलिक्यूलर मास के, उसके कारण जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो हर मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज़ में वेरी करती जाती है। अगर उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास, जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना ही उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को किसी भी कंपाउंड में, इससे हम उसका नॉमेनक्लेचर देख सकते हैं। साथ ही जो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ये इंडिकेट करेगा, इधर वो प्रीफिक्स में लगेगा या सफिक्स में लगेगा। तो नॉमेनक्लेचर हम किसी भी कार्बन कंपाउंड का फर्स्टली हम देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें हैं और कौन सा फंक्शन ग्रुप उस पर लगा हुआ है एज अ प्रीफिक्स या सफिक्स के जगह। सबसे पहले अल्कीन की बात करें तो इसमें सफिक्स लगा हुआ है, सफिक्स मतलब लास्ट में जो लगता है ENE लगा हुआ है तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा। और जो अल्काइन है इसके लास्ट में YNE लगा हुआ है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अगर अल्कोहल की बात करें तो किसी भी कार्बन कंपाउंड में अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है H की जगह पे। एल्डिहाइड को हम डिनोट करते हैं Al से, कीटोन को ONE से, कार्बोऑक्सिलेट को ओइक एसिड हम जोड़ते हैं और क्लोरीन को क्लोरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम सफिक्स का यूज़ करते हैं, सफिक्स मतलब जो लास्ट में जोड़ा जाता है, तो जो हमारे पास जो भी कंपाउंड होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंपाउंड होता है उसके लास्ट में से हम E को हटा देते हैं और उसकी जगह पे जो फंक्शनल ग्रुप हमने ऐड करना है उसको हम ऐड कर लेते हैं। अक्सर हम मिथेनॉल में पहले वो मीथीन था, मगर जब उसमें H की जगह पे OL जोड़ दिया गया तो इसमें E हट के यहाँ पर OL ऐड हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो इसकी जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है वो है कंबंशन।
जनरली जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो इजीली बर्न हो जाते हैं इन एयर में, एयर की प्रेजेंस में वो इजीली बर्न हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं और साथ में वाटर भी वो बनाते हैं। और उस जब उनका रिएक्शन होता रहता है कार्बन कंपाउंड का एयर की प्रेजेंस में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट एनर्जी को भी प्रोड्यूस करते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें, जब मीथेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये CO2 गैस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, साथ में इसमें वाटर भी रिलीज़ हो रहा है और ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट भी ये प्रोड्यूस कर रहा है। जब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड के कार्बन के सिंगल बॉन्ड हैं, तो जब इसको हम बर्न करते हैं तो ये ब्लू फ्लेम देता है। साथ ही ये तब ब्लू फ्लेम देगा जब हम मतलब कि जो एयर है उसका सप्लाई अच्छे से हो रहा है। अगर हम जो वो है सप्लाई ऑफ एयर है उसको थोड़ा लिमिटेड कर दें तो वो येलो सूटी फ्लेम देता है। एंड सेकेंडली जो सूटी फ्लेम होता है वो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को भी जब बर्न करते हैं तो वो भी सूटी फ्लेम देता है। जब भी हम कोल या पेट्रोलियम को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो ये ऑक्साइड इमिट करता है, ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन को ये इमिट करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए। नेक्स्ट जो इसका वो है ऑक्सीडेशन। जो अल्कोहल होता है वो कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में जब वो ऑक्सीडाइज होता है, जब हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्कलाइन पोटेशियम पैरामैग्नेट का और एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट का। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है रिएक्टेंट में, और जिसके कारण इसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिससे जो अल्कोहल है वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो यहाँ पर हमारे पास CH3CH2OH है, मतलब अल्कोहल है। जब इसका हम इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 अल्कलाइन जो हमारा KMnO4 है प्लस हीट है, उसकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें जो अल्कोहल है वो कन्वर्ट हो गया है कार्बोक्सिलिक एसिड में। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। अगर एडिशन रिएक्शन की बात करें, जब हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकिल एज कैटलिस्ट, हम कैटलिस्ट के रूप में निकिल और पैलेडियम को ले रहे हैं और हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो ये जो प्रोसेस होती है एडिशन रिएक्शन में, इसको यूज़ किया जाता है वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करने के लिए इनटू वेजिटेबल घी में। इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन है जहाँ पर हमें इथेन दिख रहा है, इथीन दिख रहा है कि इथेन, हाँ, तो जब हम इसको निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं तो ये कम्प्लीटली, पहले ये अनसैचुरेटेड था, अब ये अनसैचुरेटेड बन गया है और ये वेजिटेबल घी बन गया है। पहले ये वेजिटेबल ऑयल था, जब हमने निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराया और इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला वेजिटेबल घी। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, इसीलिए जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसको यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए। मगर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसका हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। फोर्थ जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब भी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें अगर हाइड्रोजन अटैच होता है कार्बन पे, जो रिप्लेस करता है किसी अनदर एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें अगर एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमारे पास मीथेन है, उसका हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें CH3Cl मिल रहा है, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होकर इसमें क्लोरीन जुड़ गया है और साथ में इसने HCl को निकाल दिया है। और ये सारी जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जिसमें फर्स्ट है इथेनॉल एंड इथोनिक एसिड। अगर इथेनॉल की बात करें जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होता है 351 केल्विन। ये सॉल्युबल होता है वाटर में, साथ ही ये बर्निंग टेस्ट देता है। उसी तरह अगर हम डाइल्यूट इथेनॉल का कंजप्शन करते हैं, उसको लेते हैं, तो इससे हमारे सीरियस हेल्थ इशू हो सकते हैं। साथ ही अगर हम इंटेक करते हैं प्योर अल्कोहल को तो इससे भी
ये भी हमें हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टी देखें इथेनॉल की, तो C2H5OH ये एक इथेनॉल है जो रिएक्ट करता है सोडियम को और ये बनाता है सोडियम एथोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन को। नेक्स्ट है जब हम C2H5OH को हीट करते हैं विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में एट 443 केल्विन में, ये डिहाइड्रेटेड टू इथोन इसमें हो जाता है। यहाँ पर इसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो यहाँ पर हमारे पास इथेनॉल है जो रिएक्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम में, और इसने सोडियम इथोऑक्साइड बना दिया, इसमें हाइड्रोजन रिलीज हो गई है। उसी तरह अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 को 443 केल्विन में इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें ईथेन मिलता है। अगर हम यूज़ की बात करें कि इथेनॉल का किस किस में यूज़ होता है, तो सोप बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में इथेनॉल का यूज़ किया जाता है, अल्कोहलिक बेवरेज में इसका यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरी रिएजेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है, साथ ही मेडिसिन या टॉनिक में इथेनॉल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इथेनॉइक एसिड CH3COOH या एसिटिक एसिड भी से बोलते हैं। तो इसमें जो इथेनॉल होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 290 केल्विन और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। ये मिक्सेबल होता है वाटर में और इसका टेस्ट जो सोर होता है। ये 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। अगर एसिटिक एसिड का 5 से 8% सॉल्यूशन है किसी वाटर में तो ये विनेगर, इसको विनेगर कहते हैं। और जो प्योर एसिटिक एसिड होता है उसको कहते हैं ग्लैलिक एसिटिक एसिड। अब हम इथेनॉइक एसिड का किन किन के साथ ये रिएक्ट करता है और क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है वो देखेंगे। सबसे पहले अगर इसका सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये देता है सोडियम इथेनॉट एंड हाइड्रोजन। अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये देता है सोडियम इथेनॉइट या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये देता है सोडियम इथेनॉट या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट, अगर इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये ईस्टर एंड वाटर को प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट देता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं। यहाँ पर हमारे पास इथेनॉइक एसिड है और जितनी भी रिएक्शन हमने ऊपर देखी वो सब यहाँ पर हमें दिख रही है। जब जो सोडियम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये सोडियम इथेनॉइट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। उसी तरह अगर NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है तो CH3CONA ये बना रहा है और वाटर इसमें रिलीज़ हो रहा है। तो ये सारी इसकी रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट, अगर कार्बन कंपाउंड में देखें तो एक आता है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है जब भी जो कार्बोऑक्सिलिक एसिड है उसका रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल की प्रेजेंस में, अल्कोहल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो ये हमें देता है, फॉर्म करता है एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जिसका नाम होता है ईस्टर। और जब भी हम इसे हीट करेंगे विद एन एसिड या बेस के साथ, द ईस्टर फॉर्म, जो ईस्टर है वो फॉर्म बनाएगा, फॉर्म बैक द ओरिजिनल अल्कोहल। ये जो ईस्टर है जो हमने पहले बनाया था कार्बोऑक्सिलेट का, जब हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया था तो हमें ईस्टर मिला था। अगर हम इसका फिर से हीट में इसका एसिड या बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर से ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अल्कोहल या एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड फॉर्म में वापस आ जाता है। जैसे इसका हम यहाँ पर रिएक्शन देखें तो यहाँ पर हमारे पास है कार्बोऑक्सिलिक एसिड, इसका हम रिएक्शन नहीं, यहाँ पर हमारे पास ईस्टर है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड है, उसका हम रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहल के साथ, तो ये हमें ईस्टर देता है। और फिर से अगर हमारे पास जो ईस्टर है उसका हम H2SO4 मतलब जो क्या कहते हैं एसिड है उसकी प्रेजेंस में हीट करा रहे हैं तो ये फिर से कार्बोऑक्सिलिक एसिड और अल्कोहल हमें देता है। मतलब ये फिर से जो रिएक्शन है वो बैक हो जाती है अगर हम इसका हीट कराते हैं किसी भी एसिड या बेस के साथ। जो अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होती है, इस ईस्टर की जो अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होती है उसको ही स्पोनिफिकेशन भी कहते हैं। इस जो स्पोनिफिकेशन होता है इसका यूज़ सोप या डिटर्जेंट में किया जाता है। अगर हम सोप और डिटर्जेंट की बात करें तो सोप इज़ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन। जो सोप होता है उसमें सोडियम एंड पोटेशियम का सॉल्ट होता है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड में जो
सॉल्ट होता है वो सोडियम और पोटेशियम का होता है, इसकी एक लंबी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। और जो सोप होता है वो इफेक्टिव होता है सिर्फ सॉफ्ट वाटर में, बट इनइफेक्टिव होता है हार्ड वाटर में। उसी तरह डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट होता है अमोनिया और सल्फोनेट सॉल्ट का, और मतलब अमोनिया और सल्फोनिक सॉल्ट ऑफ कार्बोलिक एसिड की इसमें लॉन्ग चेन होती है, जो इफेक्टिव होता है दोनों के लिए, सॉफ्ट वाटर के लिए भी और हार्ड वाटर के लिए भी। इसमें जो आयनिक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, एंड लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है हाइड्रोफोबिक, जो बनाता है कंस्टिट्यूट द सोप मॉलिक्यूल्स को। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जो यहाँ पर आयनिक इंड है इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं। ये जो हाइड्रोफिलिक होता है ये जो डर्ट होता है उसके साथ रिएक्शन करके डर्ट को बाहर निकालता है। ये है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। जो इसमें जो डर्ट के साथ अटैच होता है वो होती है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। और उसी तरह जो आयनिक इंड होता है वो सराउंड विद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब वो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से घिरा होता है। इसके रिजल्ट के कारण ये फॉर्मेशन करता है रेडिकल स्ट्रक्चर का, जिसको मिसेल्स भी कहते हैं। जितनी भी डर्ट होती है वो ऑयली नेचर की होती है, एंड जो हाइड्रोफोबिक जो लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की वो अटैच होती है इटसेल्फ विद डर्ट के साथ। और जो आयनिक इंड होता है मतलब हाइड्रोफिलिक होता है वो सराउंडेड विद वाटर मॉलिक्यूल के सराउंडेड होता है, और ये सब मिलके एक रेडिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको मिसेल्स कहते हैं, जिससे इमल्सन फॉर्म्ड होता है बाय सोप मॉलिक्यूल से। जो सोप मॉलिक्यूल है वो एक इमल्सन को बनाता है, जिस कारण जो इमल्सन बनता है उस कारण जो क्लॉथ है उसको वो मैकेनिकली, मतलब जो हम उसमें सर्फ या मतलब डिटर्जेंट या सोप को हम उसमें डालते हैं तो मैकेनिकल उसमें एक एगिटेट होता है, जिससे जो डर्ट पार्टिकल है वो रिमूव हो जाता है क्लॉथ से। इसी के अंदर एक स्कम आता है। जब मैग्नीशियम या कैल्शियम जो प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में, ये जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में, जब ये रिएक्ट करता है सोप मॉलिक्यूल्स के साथ तो ये एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को बनाता है जिसका नाम होता है स्कम। जो क्लीनिंग जो हम कर रहे हैं वो उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें हार्ड वाटर है, इसने स्कम बना दिया है, तो जो कपड़ा है वो ढंग से साफ़ नहीं होता। इस जो हार्ड वाटर होता है इस केस में हम डिटर्जेंट का यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। और जो मॉलिक्यूल होते हैं डिटर्जेंट का वो फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, जो इनसॉल्युबल जो स्कम बन रहा है उसकी जो फॉर्मेशन को बंद कर देता है, और जो क्लॉथ होता है वो क्लीन हो जाता है अच्छे से। यहाँ पर हम पूरा जो हमारा रिएक्शन है जो डर्ट के साथ जो डिटर्जेंट और उसका होता है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें हमें ये एक ऑयल ड्रॉपलेट है, मतलब एक कपड़े पे जो गंदगी लगी हुई है, और ये जो कार्बोक्सिलिक जो हाइड्रोफोबिक है वो रिएक्ट कर रहा है इस डर्ट के साथ, जिससे जो डर्ट में है वो एक एगिटेशन उसमें पैदा हो रही है इनके मॉलिक्यूल में, और इससे इजीली जो डर्ट है वो इजीली कपड़े से निकल आती है। तो यहाँ पर हमारा जो क्लास 10 की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, साथ ही लाइक भी कर लीजिए मेरी वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट देखनी है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वहाँ से ईजिली देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।